कई बार हमें एंग्जाइटी होती है, हमारे पास कुछ कहने को होता है कि इसकी वजह से हो रही है, और कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्यों हो रही है, कि कुछ रीज़न भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है बाहर, बट अभी भी फिर भी मन घबरा रहा है। क्या वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है? जब आप अपने साथ लड़ाई करते हो उसी को स्ट्रेस कहते हैं। और सोशल मीडिया होने से लोगों को ऐसे लगने लग गया कि मुझे सब पता है, तो मुझे एक्सपर्ट की अब हेल्प की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, कोई पेरेंट अल्कोहलिक है, कोई छोड़ के चला गया। इतनी नॉलेज सोशल मीडिया दे रहा है, बट आई थिंक वो इतनी डिटेल में नहीं दे रहा। एंड कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। कितना इम्पॉर्टेंट है ना सर कि फिजिकली डैमेज हम झट से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और मेंटली डैमेज को हम छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। बहुत Thank you बहुत very स्वागत much. है आपका। तो सर, जैसे आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा लोग मेंटली किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे आंसर हैं इस सवाल के, लेकिन मैं आम भाषा में आपको बताना चाहूँगा, ना कि ज़्यादा टेक्निकल भाषा में। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हैं, ओके। और इससे भी आम भाषा में मैं ऐसे कहूँगा कि अगर हमें रहना आ जाता है तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें रहना नहीं आता, कभी कभी रिलेशनशिप में, कभी अकेले भी, राइट। तो जिसको रहना आ गया वो आसान तरीके से जीवन को व्यतीत कर सकता है, राइट। ओके। तो बेसिकली जब हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से 3 ऐसे एरिया हैं जिसमें लोग सफ़र करते हैं, ओके। मोटे तौर पे। ठीक है। पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है लाइफस्टाइल, और तीसरा है करियर, करियर। राइट। ओके। तो रिलेशनशिप में हर तरह का रिलेशनशिप आता है, चाहे वो मदर के साथ है, ब्रदर सिस्टर के साथ है, या कोई उसका स्पाउस है, पार्टनर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है एक, जिसमें हमारे जो लाइफस्टाइल हैं जब वो ठीक नहीं होते, जैसे किस समय उठना है, एक्सरसाइज करनी है, राइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जब ये अवेयरनेस हमें नहीं होती तब कहीं डिसऑर्डर आते हैं। और तीसरा है करियर। इसमें यह है कि आदमी जो काम करता है उसमें वो सफल है कि नहीं है, और जब वो सफल होता है तो वो अबंडेंट होता है, पैसे से लेके भी, राइट, और हेल्थ को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके भी, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो ये 3 बेसिकली मेन एरिया हैं। अगर आप मेडिकल टर्म की बात करें कि किस एरिया में ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हैं, तो एक टर्म होती है कॉमन मेंटल इलनेस। लेस। कॉमन मेंटल इलनेस का मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉमन है। 2016 की स्टडी कहती है कि इसका जो प्रेवलेंस था वो हर 5वें आदमी को था, मतलब ये हर 5वें आदमी को थी। अब 2023-24 की जो स्टडीज़ हैं वो ऐसा कहती हैं कि अब ये हर चौथे आदमी को है। ओके। अब ये कॉमन मेंटल इलनेस क्या है, क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन को ना हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि हर किसी को हो सकती है, किसी को थोड़े लेवल पे, किसी को ज़्यादा लेवल पे। तो ये ऐसे है, इसमें जब हम साइकेट्री में, साइकोलॉजी में आते हैं तो 2 बीमारियां मेजर तौर पे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। एक होती है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस, राइट। ओके। तो जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूरोसिस है, उसके बारे में है ये कॉमन मेंटल इलनेस, ओके। राइट। और ये कुल मिला के और इसे सिंपल बना देते हैं, ये है मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, राइट, ओके। या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये 2 डिसऑर्डर इसी न्यूरोटिक डिसऑर्डर में फॉल करते हैं, ठीक है। राइट। तो जो मूड डिसऑर्डर है उसमें हम ऐसे ऐसे समझते हैं, इसका नाम है डिप्रेशन। बहुत रिलेट करते हैं लोग, तुरंत रिलेट कर लेते हैं कि डिप्रेशन है, ओके। और एंग्जाइटी भी। और एंग्जाइटी। बाकी इनकी बहुत सारी और ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचेज को और समझने के लिए आगे समझा जा सकता है कि कौन सी ब्रांच कैसे काम करती है, या कौन सा डिसऑर्डर कैसे काम करता है ना। ठीक है। ओके। तो एक है एंग्जाइटी और एक है डिप्रेशन, हाँ। तो हम वन बाय वन चलते हैं।
तो सबसे पहले सर हमें बेसिक से बताएं कि कब हमें, जैसे हमें घबराहट होती है, नॉर्मल तौर पे हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं, तो क्या वो एंग्जाइटी है? और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? ओके, तो पहले एंग्जाइटी को समझ लेते हैं। बिल्कुल सर। एंग्जाइटी को समझने के लिए उसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोटे तौर पे मैं 8 लक्षण आपको बताने वाला हूँ। अगर वो 8 लक्षण आप कहीं उनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं, तो फिर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि वो डिसऑर्डर कब बनता है, बीमारी कब बनती है। राइट, तो पहले काउंट कर लेते हैं। राइट। सबसे पहला है बेचैनी, दूसरा है घबराहट, तीसरा है सांस लेने में मुश्किल होना, ओके। चौथा है गला सूखना, पांचवा है हाथ पैर कांपना, ओके। छठा है स्वेटिंग होना, ऐसा लगना स्वेटिंग हो रही है, राइट, हाथों पैरों में, शरीर में। ठीक है। और सातवां है बार बार पेशाब आना, बार बार ऐसा फील होना है कि यार यूरिनेशन है ना, हाँ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए। और आठवां है नींद में डिस्टरबेंस होना। ओके। राइट, अब लक्षण तो ये कभी भी किसी को भी हो सकते हैं। राइट। अगर सिर्फ लक्षण है, कभी कभार है, तो ये कॉमन है, हो सकता है, किसी को भी हो जैसे सकता है। हमारा कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है तब ऐसा हो जाता है। सपोज आई हैव एग्ज़ाम टुमारो, तब मुझे ये चीज़ बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, आई थिंक तब ये होगा। कभी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है तब ये होगा। इसको डिसऑर्डर समझ लेते हैं कब बनता है, फिर हमें अच्छा, समझ आ yes, जाएगा, है ना। yes, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। तो कंसिस्टेंसी में ओके। सिम्टम्स होने चाहिए, 2 हफ्ते होने चाहिए, ओके। राइट। 2 वीक्स तक हाँ, जब मिनिमम 2 वीक्स होने प्रोलॉन्ग हो चाहिए। जाएगा। हाँ, राइट। ओके। तो जैसे ही 2 वीक्स होते हैं, पूरे होते हैं, तो Right. अब हम ये समझते हैं कि अब हमें हेल्प की ज़रूरत है। कैसे हेल्प की? प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तब हमें ओके। साइकोलॉजिस्ट चाहिए या साइकेट्रिस्ट चाहिए, राइट। राइट। अब ये समझ लेते हैं कि किस तरह की बीमारी होती है, कैसी कैसी एंग्जाइटी होती है। राइट। तो मोटे तौर पे ऐसे समझ लें आप कि 6 तरह के एंग्जाइटी हैं जो लोग Okay. एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। डिसऑर्डर तो अलग है, ये एंग्जाइटी आप बिल्कुल कोरिलेट कर पाओगे अपने साथ। ठीक है। तो पहली है एक्यूट एंग्जाइटी। एक्यूट एंग्जाइटी। एक्यूट एंग्जाइटी का मतलब है, जब भी हम एक्यूट की बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, इसका मतलब है कोई भी बीमारी या कोई प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। राइट, थोड़ी देर के लिए है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ड्यूरेशन कम है, हाँ बट इंटेंसिटी ज़्यादा है। हाँ, तो ड्यूरेशन का मतलब है कि हो सकता है वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए रहे, आज के लिए रहे, कल के लिए रहे, या 1-2 दिन के लिए रहे, राइट। लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बढ़ती है, तो कोई घटना हो जाए उसके बाद भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। राइट। दूसरा है एपिसोडिक एंग्जाइटी। ओके। उसमें एपिसोड्स आते हैं। एपिसोड का मतलब ये है कि भाई अभी महीना 2 महीना एंग्जाइटी रही है, राइट। ओके। फिर बीच में ठीक रहेंगे, 1-2 ठीक है। महीना ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर एपिसोड्स आएंगे, तो एपिसोड्स आते रहेंगे उसमें। ठीक है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा है सोशल एंग्जाइटी। ओके। सोशल एंग्जाइटी में ये होता है कि जब भी आप सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। जैसे कभी भीड़ होती है, कभी कभी लगता है इन्फीरियरिटी होती है, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स है है, ना। किसी से बात ना करने का मन करना। हाँ हाँ, राइट। तो एक्चुअली लोगों ने बहुत सताया होता है लोगों को, तो फिर सोसाइटी में, भीड़ में, ऐसी जगहों पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। राइट। तीसरा है सोशल एंग्जाइटी, और जैसे ही लोग सुनते हैं तो ऐसे कोरिलेट भी करते हैं। ठीक है। चौथा है एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। ओके। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी का मतलब है कि पहले किसी चीज़ से डर लगा और फ्यूचर में डर लगता है कि दोबारा अगर ऐसी चीज़ हो जाएगी तो फिर मन में डर बना रहता है। इसके लिए एक कहावत है, और वो है, बहुत कॉमन है, कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल। इसका मतलब है एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, राइट। सपोज कहीं जाने से वहाँ पे कुछ हुआ हो, सपोज एक कोई प्लेस है, वहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल हुआ हो, तो वहाँ पे दोबारा जाने से हमें डर लगेगा। हाँ, डर लगता है, तो दैट बिकम्स एंग्जाइटी। हाँ, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बाइक पे ट्रैवल करता है, तो फ्यूचर में वो ट्रैवल करते हुए भी डरेगा, चाहे वो बाइक हो, रिक्शा हो, राइट। इस तरह से
जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लोग प्लेन से ट्रैवल करने में बहुत डर हाँ 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 एग्जैक्टली I think राइट। as तो well. मान लो किसी को प्लेन में एंजाइटी हो गई हो, Right. प्लेन में कोई मुश्किल आ गई हो, राइट। Right. हालांकि वो सेफली कभी लैंड कर गए हों, लेकिन उनको वहाँ मुश्किल आई हो कभी एयर में, Yes. तो बाद में फ्यूचर में उनको डर बना रहता है कि यार अगर वो दोबारा बैठेगा तो दोबारा फिर ऐसा हो जाएगा, कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, तो इस Right. तरीके के ख्याल उसके मन में आएंगे। राइट राइट ठीक। बिल्कुल। इसके बाद आता है जी स्पेसिफिक एंजाइटी। स्पेसिफिक एंजाइटी। स्पेसिफिक एंजाइटी में ये होता है कि आपको स्पेसिफिक चीज़ों से ही डर लगता है। ओके। ठीक है, या तो छत पे डर लगेगा, लिफ्ट में लगेगा, बस में लगेगा, एयरप्लेन में लगेगा, ओके तो बहुत सर्टेन प्लेस पे आपको डर लगता है, बाकी आप ठीक रहते हो। ओके। ठीक है। सो ये डर से ही एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। हाँ, ओके तो डर के बारे में मैं बताऊंगा। और ठीक है। इसके बाद है जी जनरलाइज्ड एंजाइटी। ओके। जनरलाइज्ड एंजाइटी का मतलब है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है जनरलाइज्ड है, तो उसे एंजाइटी कहीं पे भी किसी भी तरह से शुरू हो सकती है और लक्षण उसको सेम ही आएंगे, ठीक है। ऐसे होता है। ठीक है, तो तो सिम्टम्स सेम रहेंगे सिम्टम सेम ही होते हैं, बट उसका कोई रीजन नहीं है, उसका रीज़न नहीं होता, कोई ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर नहीं होता, और कभी कभी ट्रिगर्स होते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, ओके। ऐसा होता है। तो कई बार हमें एंजाइटी होती है, हमारे पास कुछ कहने को होता है कि इसकी वजह से हो रही है, एग्जैक्टली। और कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्यों हो रही है, कि कुछ रीज़न भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है बाहर, बट अभी भी फिर भी मन घबरा रहा है। हाँ। क्या वो जनरलाइज्ड एंजाइटी है? यस। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब कारण समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ लिया कि वो बीमारी कब बनती है, ये छः टाइप हमने पढ़ लिया है, सुन लिए, समझ लिए, ठीक है और ये समझ लिया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ट्रेट्स की, ठीक है, सिम्टम्स की, ठीक 2 हफ्ते से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है जी कि फिर ये कारण क्या है, कारण समझ लेते हैं। कारण होते हैं, कारण भी 5 या 6 तरह के हैं। ओके। उनमें से पहला कारण है अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज। अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज, वो चाइल्डहुड के भी हो सकते हैं। हाँ, ओके। वो किसी भी फेज, लाइफ के किसी भी लाइफ के फेज किसी भी आ फेज सकते से वो हैं। शुरू हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला कारण है जीवन में हमारे बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे पड़े हुए हैं, और कैसे मुद्दे हैं वो, इमोशनल हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी, वो हमारे रिश्तों से आए हैं, राइट। ओके। तो जब हमारे रिश्तों से चीज़ें आती हैं और वो उलझ जाती हैं, और वो इतनी उलझ जाती हैं, जैसे ऊन जब सुलझाते हैं ना, तो सुलझने से पहले उलझा होता है, तो एंटेंगल्ड होता है वो, तो सुलझाना बहुत मुश्किल काम होता है। और हम उन्हें अवॉइड भी करते हैं। हाँ, अवॉइड करने के लिए और कई सारी चीज़ें ऐसे करते हैं हम लोग जो हमें नहीं करनी चाहिए। आप इस बात को याद रखना, दोबारा मुझे याद दिलाना, और जब हम अवॉइड करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो पहला है, मन में बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे हैं। कोई बात हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे मदर ने कह दिया, राइट, या वाइफ के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या बच्चों के साथ नहीं बन रही है, तो ऐसे में मन में कई सारे मुद्दे अनसुलझे ही पड़े रहते हैं, और फिर पूरा दिन वो चलते रहते हैं दिमाग में। ओके। अब 2 चीज़ें रहती है भीतर, एक तो मन अनसुलझा पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारी कॉन्शियसनेस कह रही होती है कि सुलझा ले, ओके। राइट। तो दोनों में फाइट चल रही होती है। कॉन्फ्लिक्टेड फील कर। हाँ, तो भीतर से लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे कहते हैं, मास्टर्स ऐसा कहते हैं, गुरु ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने साथ लड़ाई करते हो, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ओके। व्हेन यू फाइट विद योर सेल्फ यू बिकम स्ट्रेस्ड। बट हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने साथ मतलब हमारे भीतर इतनी लड़ाई चल रही है। उसको हम कहते हैं कि अनअवेयरनेस है ना, Unawareness। लैक ऑफ नॉलेज है। Okay। अभी हम ज्ञान के सागर में डूबे नहीं, अभी हम उतरे नहीं है उसमें। बात ये है। तो अनकॉन्शियस, ये कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा होता है। हाँ, भीतर चल रहा होता है, सबकॉन्शियस में चल रहा है, ठीक है। राइट। लड़ाई चल रही है, आप सुलझा नहीं पा रहे, और आप इसलिए भी नहीं कई बार सुलझा पाते, आपको लगता है कि आप काफ़ी होशियार हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा हेल्प की सोचते क्या हैं कि ज़रूरत है, सब ठीक तो है ना, क्योंकि मैं भी तो बहुत होशियार हूँ, राइट। तो सोसाइटी में हम सब लोग बहुत होशियार हैं, और हमने सबने होशियारी के बहुत पैरामीटर्स बनाए हुए हैं अपने भीतर। तो जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं, मेरे हिसाब से, तो हम सब ने एक हिसाब बना रखा है, राइट। बिल्कुल। तो हमें लगता है उस हिसाब से मैं ठीक कर लूँगा, उस Right। पैरामीटर से ठीक कर लूँगा। तो ऐसे में हम लोगों की हेल्प नहीं लेते, नहीं लेते।
लोगों की हेल्प नहीं लेते तो शर्म भी लगती है कि अगर मैंने कहा कि यार ये बात है तो इसको सुलझाने तो लगेगा, ले तेरे से ये भी नहीं सुलझ रहा, सामने वाला ऐसा कहेगा। और सोशल मीडिया होने से लोगों को ऐसे लगने लग गया कि मुझे सब पता है, तो मुझे एग्जैक्टली। एक्सपर्ट की अब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हाँ 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 क्योंकि इतनी नॉलेज सोशल मीडिया दे रहा है, बट आई थिंक वो इतनी डिटेल में नहीं दे रहा। एंड कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। हाँ, बिल्कुल तो सही वो बात है। छोटी छोटी नॉलेज जब लोगों को मिलती है तो उनको एक फील तो आ जाती है कि मुझे सब पता है, बट आई थिंक वो फुलफिल नहीं इसको ऐसे फील समझ करता। सकते हैं कि आपके पास भले ही कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है, राइट। बिल्कुल। तो जब तक आप उपयोग में नहीं लाओगे अपनी नॉलेज को, तब तक वो सब कुछ कूड़ा करकट है। घर में भी हम इतना सामान भर के रख बिल्कुल। सकते हैं, है ना, पर कोई चीज़ उपयोग में नहीं है, काम में नहीं है, राइट। तो जो चीज़ यूज में नहीं होती तो वो यूज लेस हो जाती है, राइट। तो यूजलेस चीज़ें वही हैं, आपके जीवन में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो यूज़ में नहीं है, राइट। तो एक कारण तो है मन में बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे पड़े हुए हैं। दूसरा, बचपन में हमारे साथ, हम सबके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिनको हम एडवर्स कहते हैं, मतलब नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। उन हालातों को ऐसे समझते हैं हम, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, कोई पेरेंट अल्कोहलिक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई फिजिकल अब्यूज़ करता है, मारता पीटता है, कोई पेरेंट्स ही सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, राइट। तो बचपन में ऐसी ढेरों सारी चीज़ें होती हैं, और जब ऐसा होता है तो मन में वो सारी चीज़ें जगह बना बैठ लेती जाती हैं, हैं। और ऐसी जगह बना लेती हैं कि वो अब निकलती नहीं। उसके कारण बाद में बहुत सारे कॉमन मेंटल इलनेस और बल्कि सीवियर मेंटल इलनेस भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। तो क्या बचपन से ही एंजाइटी साथ चलती है फिर हमारे? एंजाइटी मैडम कभी भी हो सकती है, मतलब आप अगर अगर बच्चा पेट में भी है और माँ अगर परेशान है तो बच्चा भी बराबर परेशान होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पैदा होगा तो ही एंजाइटी होगी। अच्छा, उसको तब से भी वो एंजाइटी का जो सीड है वो डल गया, मतलब? ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा वूम्ब में है और मदर परेशान हो रही है, और मदर के बॉडी में कार्टिसोल रिलीज हो रहा कोर्टिसोल, है ना। स्ट्रेस हार्मोन हाँ जिसे हाँ, कहते हैं। तो कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो वो इतना डेंजरस है, ऐसे समझ लो कि वो ओके। प्लेसेंटा को भी पियर्स कर सकता है, ओके। राइट। ओके। तो मतलब इसीलिए प्लेसेंटा, हाँ आई थिंक वो जो बेबी को सेफ रखता हाँ है, हाँ एग्जैक्टली, द लिक्विड हाँ विच कीप्स द बेबी सेफ, राइट, अगर स्ट्रेस हार्मोन उसको पियर्स कर सकता है उसको पियर्स तो कर कितना सकता है हार्मफुल होगा है वो ना, तो वो भी वोम के कितना लिए। रेस्टलेस होगा, राइट। यस। तो यहाँ तक हम समझते हैं। तो इसीलिए जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम समझते हैं कि वो जितनी ज़्यादा इमोशनली बेटर रहे, उसको जितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, जितनी ज़्यादा वो किताबें पढ़ ले, कोई कोई स्पिरिचुअल किसी ग्रुप के साथ हो, या चांट कर ले या ध्यान कर ले, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। और जो कुछ भी वो करती है वो सारी चीज़ें पहुँचती हैं बच्चे को, राइट। एक तरह से इम्प्रेशंस उसको बोलते हैं, हिंदी में संस्कार कह देते वूम हैं, इम्प्रेशंस, है ना। हाँ यस, राइट, गर्भ संस्कार भी कहा जाता हाँ है। है, हाँ हाँ, इस तरह से बोलते हैं। बिल्कुल। तो दूसरा है ये कि बचपन में इतनी घटनाएं होती हैं तो बाद में वो इम्प्रेशंस रह जाते हैं, और वो इम्प्रेशंस ना हॉन्ट करते हैं। हॉन्ट तो करते हैं। हाँ, ओके। हॉन्ट ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं, कॉन्शियस माइंड पे आते हैं, तो वो आपको वो सारे सिम्टम्स दिखा सकते हैं, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, साइकोसिस के, कुछ भी, ठीक है। राइट। ठीक है। तो वो बाहर आते हैं कि बाहर सिमिलर कोई चीज़ आपको दिखाई दी, और आपके भीतर से भी बिल्कुल ऐसे ही एहसास आने ओके। शुरू हो गए। तो बाहर अगर आपको कोई सिमिली दिख गई, उसको हम सिमिली कहते हैं, सिमिली। हाँ। ओके। तो सिमिली अगर आपको दिख गई बाहर, तो भीतर भी बिल्कुल वैसे ही घटना होगी। अगर हमने मान लो अपने दोस्तों को ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए देख लिया, या उनकी बात सुन ली कि बचपन में उनके साथ ऐसा हुआ, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगते हैं कि हमारे ओके। साथ भी तो हुआ था। तो कई बार हमें एकदम से रोना आ जाता है कोई चीज़ देख के, तो इसका भी कारण वही है इसका कि मतलब है कि बाहर कोई सिमिली थी, भीतर उसने उस सिमिली को इफेक्ट किया, सिमिलर एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ है हाँ, तो उसे वो ट्रिगर होगी। किया। जब वो ट्रिगर होगी तो एक वर्ड यूज़ करते हैं, पॉपअप, पोप अप। है ना। तो वो इमोशन, वो मेमोरी इमोशन पॉपअप होगी, हो जाता है। कहाँ होगी, कॉन्शियस लेवल पे। और ओके। जैसे ही कॉन्शियस लेवल पे पॉपअप होगी
तो आप बेचैन महसूस करेंगे, रेस्टलेस बिल्कुल। महसूस करेंगे, इस तरह से होगा। बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आगे है एक एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी, हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। राइट। राइट। तो पीटीएसडी में ऐसा होता है, कोई घटना हो गई, कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत आहत किया, बहुत परेशान कर दिया, राइट। तो उसके भी इम्प्रेशन रह जाते हैं। ओके। ऐसा समझते हैं हम लोग, रिसर्चेज ऐसा कहती हैं कि मिनिमम हमें 6 घंटों में अगर ट्रीटमेंट मिल जाए, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मिल जाए ओके। या साइकेट्री की फर्स्ट एड मिल जाए अच्छा। पीटीएसडी में, तो मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है वो। कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट हुआ जिसमें हमें बहुत स्ट्रेस हुआ, उसके 6 आवर्स में अगर हम अपने आप को ट्रीट कर लें या थेरेपी ले लें, तो वो जो है एक तरह प्रॉब्लम से फर्स्ट एड की तरह काम रिजोल्व हो सकती है। मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस में वो अनरिजॉल्व नहीं जाएगा। हाँ, ऐसे समझें कि भाई किसी ने सड़क पे कोई एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है। राइट, और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि बहुत डैमेज था, राइट, तो वो पीटीएसडी की तरह काम करेगा। कई लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ऐसे। कितना इम्पोर्टेंट है ना सर कि फिजिकली डैमेज हम झट से डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मेंटली डैमेज को हम छोड़ देते हैं हाँ, कि हो जाएगा ठीक। Right. तो हमें उस टाइम पे भी उसको डॉक्टर के पास ले जाके ट्रीट करना चाहिए। हम क्या एक्चुअली, सही बोल रही हूँ मैं? हाँ सही बोल रहे हो। हम डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि कोई चीज़ पेनफुल है और इतनी पेनफुल है कि मैं उसे बियर नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास हम तभी पहुंचते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल एलिमेंट्स हो, चाहे फिर वो मेंटल हो, कोग्निटिव हो, एनर्जी लेवल पे हो, फिर चाहे किसी भी एरिया की हो, बिल्कुल। है ना। तो लोगों को जब पीटीएसडी होता है, जब कोई बहुत बुरा हाल वो किसी का देख लेते हैं, तो वो उन्हें इफ़ेक्ट करती है और बाद में भी उन्हें सिम्टम्स एंग्जाइटी के हो सकते हैं। ओके। वही सारे सिम्टम्स जो कि हमने शुरुआत में डिस्कस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है जितने भी नौजवान पूरे देश में हमारे सुन रहे हैं या देश दुनिया में सुन रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए और मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, मुझे ऐसे लगता है इफ़ वी स्टार्ट ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एज फिजिकल इलनेस, तो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो अनरिजॉल्व रह जाती हैं और बाद में वो ऐसा रूप ले लेती हैं कि बहुत मुश्किल होता है उन्हें ट्रीट करना। तो अगर हम उसको पहले ही फर्स्ट एड दे देंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छा साबित होगा और वो ऐसा रूप नहीं लेगा जो एग्जैक्टली, ट्रीटेबल ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सबके लिए है, राइट, और ये है लोग कैनाबीज यूज़ करते हैं। कैनाबीस हाँ। वो एक ड्रग है आई गेस। वो एक्चुअली हिंदी में उसको भांग कहते हैं, अच्छा। राइट, उसके और भी कई नाम हो सकते है। हैं, राइट। कभी कभी शायद लोग ग्रास यूज़ कह सकते हैं, ओके। हो सकता है अलग भी हो वो, पर कैनाबीज भांग होता है ओके। और उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट उसके बनाए जाते हैं, ठीक है। राइट। तो जो हमारे नौजवान हैं देश में, बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे कामिंग इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसा लगता है कि भाई उसको करने के बाद बड़ा काम होता Calm feel है, होता है। रिलैक्स हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या कहाँ है, सब भूल गए, राइट। कैनाबीस भी और आई थिंक अल्कोहल का भी सेम ही रहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब रिलैक्स फील हो रहा हाँ, है। एग्जैक्टली। तो कैनाबीज को यहाँ समझ लें आप, ठीक है। और वो ये है कि कई लोग कैनाबीज जब यूज़ करते हैं तो सिंगल टाइम कभी कभी लोग यूज़ करते हैं और सारी ज़िंदगी वो एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं, ओह। राइट। नंबर 1 बात। ओके। नंबर 2, कभी कभी लोग कहते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो तो 2 सालों से कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलें कि वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट होने वाला है, राइट, और वो जल्दी ही दवाइयों पे आने वाला है, बहुत बीमारियां उसको लगने वाली हैं, राइट, और आम भाषा में कह सकते हैं कि वो पागलपन के दौर से गुजरेगा आने वाले समय में, ओके। राइट। तो कैनाबीज का जो ज़्यादा असर होता है वो दिमाग पे ज़्यादा होता है, राइट। बॉडी पे अगर होता है तो वो सुखा सकता है बॉडी को, ओके। राइट। अब नम कर सकता है। सुखाने का मतलब है कि आपकी बॉडी में से जो फैट है, प्रोटीन है, वो एक तरह से लूज़ होने लगेगी, ओके। राइट। हड्डियाँ रह जाएंगी एक समय में, ओके। ऐसा हो सकता है। अच्छा। शुरू में आपको मज़ा बहुत आएगा, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी कमाल हो गई, ओके। राइट। कितनी देर तक इफेक्ट रहता है कैनाबिस का?
ये कहना मुश्किल है एक्चुअली, ओके, राइट, क्योंकि लोग करते हैं तो सबके अपने अपने ड्यूरेशंस हैं। एक्सपीरियंसेस हाँ, हैं, ओके, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, कोई भी ड्रग होगा तो उसके विड्रॉल आने शुरू होंगे, और विड्रॉल आएंगे आपके 48 आवर्स 72 आवर्स के बाद। हम्म, स्पेशली हम 72 आवर्स के बाद समझते हैं कि विड्रॉल आएंगे, ओके, राइट, लेकिन 48 आवर्स के बाद भी ठीक है, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है, सबके लिए, खासकर नौजवानों के लिए। उनको लगता है कि कैनबिस जो है बड़ा एंटरटेनिंग है, आरामदायक है, एक सोर्स मज़ा ऑफ एंटरटेनमेंट है है ना, वो हाँ, यंगस्टर्स मज़ा आ के जाएगा लिए, करने के बाद। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, और यार दोस्त मित्रों के साथ बैठ के लोग करते भी हैं, राइट, पीयर प्रेशर में करते पीयर हैं। प्रेशर में करते हैं, तो बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बारे में समझ लें कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाता है तो कई लोगों को ये फर्स्ट टाइम में इतना इफ़ेक्ट कर सकता है कि वो लाइफ टाइम एंग्जाइटी के पेशेंट हो सकते हैं, ओके। राइट। और कई लोग तो जो बहुत एक लंबे समय बार तक करते हैं, कैनबिस कंज्यूम करने से आप लाइफ टाइम एंजाइटी के पेशेंट हो सकते हो। हाँ, ओह पॉसिबिलिटी है, राइट। गॉड, ओह गॉड, और कई लोग लंबे समय तक करते रहते हैं, उनको लगता है कि इतने लंबे समय से कर रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं, राइट। इसका मतलब ये है कि वो अभी फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं जो उनको पागलपन के लक्षणों के साथ जोड़ देगा। ओके। तो आप सीवियर मेंटल इलनेस की तरफ जा सकते हो इफ़ यू कीप डूइंग इट रेगुलरली। हाँ, जिसको हम कभी कभी साइकोसिस कहते हैं, हिंदी में पागलपन कह सकते हैं, ओके। है ना। तो आपने बीच में पूछा था फियर के बारे में, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि क्या एंजाइटी का वन ऑफ द कोज ये होता है कि हम बहुत फेयरफुल रहते हैं, बहुत डर लगता है हमें। क्या डर से एंजाइटी प्रोड्यूस होती है? जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो दो खास इमोशन के साथ पैदा होते हैं, ऐसा कहते हैं। और अगर आप बहुत रिसर्च करो तो आप भी पाओगे। तो पहला है लव, लव, हाँ, और दूसरा है फियर। फियर, ओके, तो जितने भी आपके खुशनुमा एहसास हैं वो सारे लव के ही ब्रांचेज हैं। बिल्कुल, और जितने भी आपके डर से रिलेटेड, गुस्सा, जेलस, हेटर्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डर के ही ब्रांच हैं। ऐसे भी कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो सब डर में ही छुपी हैं। उसका एक रूट जो कॉज है वो डर से ही निकलता है। ऑल ब्लॉक्स आर रूटेड इन द फियर। ऑल ब्लॉक्स आर रूटेड इन फियर। यस, यस, राइट। यस। तो अगर हम इसको सुलझा लें तो काफ़ी हद तक बात बन जाती है। तो मतलब कोई भी परेशानी है, कोई दुख है, कोई घबराहट है, किसी ना किसी तरीके से उसके पीछे कोई डर छुपा है। तो हमने 5 कारण डिस्कस किए, मैं फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है। पहला है अनरिजोल्व्ड इमोशनल इशू। अनरिजॉल्व इमोशनल इशू, दूसरा है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, तीसरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम पीटीएसडी भी कहते हैं। चौथा है कैनाबीज अब्यूज़ और यूज़। अब्यूज एंड यूज ऑफ कैनाबीज, कैनबीज और एनी ड्रग रिलेटेड सब्सटेंस, एनी एडिक्टिव सब्सटेंस में कहते पांचवा है फियर, Fear. फियर ऑफ फ्यूचर, हैं। फियर ऑफ व्हाट फ्यूचर, विल हैपन टू यू, राइट। इस तरह से ये 5 कारण हैं जिनके कारण एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, आपको शुरुआत हो सकती है, ठीक है। राइट। इनमें नौजवानों को बस कैनाबीज से अवेयर रहना है, ओके, राइट। ठीक, अब सवाल आता है जी समाधान का। हर किसी को इस बात का इंतज़ार होता है कि यार सॉल्यूशन क्या है, कैसे ढूंढें, है ना, कैसे अपने आप को आराम में मैं लेकर के आऊँ। तो समाधान इसके 8 या 9 हो सकते हैं। तो अगर हम इन्हें रब करना शुरू कर दें, Okay. सिर्फ सिंपली रब, ठीक है। तो भी एंग्जाइटी सबसाइड होगी। लोग चाहते हैं कि हम मेडिसिन ना लें, हाँ, और लोगों को लगता है कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। जीवन की जो मुश्किलात हैं आपने उन्हें नॉर्मल बना लिया है, इसलिए आपने उन्हें अपना लिया है।